छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन दिक्कत यह है कि हर कोई इनका नाम तो जानता ही है, लेकिन उन्होंने अपने टाइम पर दुश्मनों को हराने के लिए जो माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स यूज़ की थी वो बहुत कम लोगों को पता है। और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, भले ही युद्ध रुक चुका हो, लेकिन दुश्मन की फितरत देखते हुए वो कब धोखा दे किसी को नहीं पता। इसीलिए मैं आज के वीडियो में एग्जैक्टली आपको यही बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान जैसी मेंटेलिटी वाले दुश्मनों से छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे निपटा था। जिस तरह का पड़ोसी देश हमें मिला है और मासूम लोगों पर छिपके से हमला करके आज जो ये हालात उसने पैदा किए हैं, इससे भी कई ज़्यादा मुश्किल हालात में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ना सिर्फ लड़ाइयाँ जीती थी, बल्कि दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें जवाब भी दिया था। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था जिसमें दुश्मन को ये समझ भी नहीं आता था कि हमला कब और कैसे होगा। और आज के समय में हमें महाराज की वो टेक्निक्स समझनी बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक के सिर्फ अपने दिमाग और स्ट्रेटेजी से बनाई थी। उस दौर की हालत बहुत ख़राब थी, चारों तरफ लड़ाइयाँ थी, लूट थी, गुलामी का डर था और राजा बनना उस समय कोई लग्जरी नहीं थी, वो एक मजबूरी थी, उस समय की ज़रूरत थी। वो एक चैलेंज था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक्सेप्ट किया था। उन्होंने हर लड़ाई को पहले अपने दिमाग में जीता, फिर मैदान में। मुगल साम्राज्य जैसा इतना बड़ा एम्पायर, इतना ऑर्गेनाइज्ड उनका मिलिट्री सिस्टम, लाखों की संख्या में सैनिक, फिर भी वो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावले और उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से बहुत परेशान हो चुके थे। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो माइंडसेट और वो इंस्पिरेशन है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लेजेंड से हमें मिला है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने किलों को और पहाड़ी इलाकों को स्मार्टली यूज़ किया था, कैसे उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को एक प्रॉपर मिलिट्री फिलॉसफी बनाया था, जिसके बारे में हम आज 350 सालों के बाद भी बात करते हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी रूट्स कितनी स्ट्रांग रही है, हमारी लीगेसी क्या है और हमारे हीरोज़ ने भारत की रक्षा के लिए क्या क्या किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करिए, ताकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती रहे। अब आज के टाइम में जब हम इंडिया पाकिस्तान जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, तो ऐसे इश्यूज से भी उन्हें निपटना पड़ा था, क्योंकि मुगल एक तरह से घुसपैठिए ही थे जो हमारे भारत में घुसकर यही बस गए थे। और जैसे आज हम सर्जिकल स्ट्राइक या हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर की बात करते हैं, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने समय में एकदम ऐसे मिशन प्लान किए थे जिनमें सरप्राइज और स्पीड का स्मार्ट यूज होता था। उनका मेन फोकस ये था कि कैसे कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम इम्पैक्ट डाला जाए। उन्होंने भी एक बार अपने दुश्मन के घर में घुसकर उसे वहां से भगा दिया था, जिसे आज की भाषा में हम सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। उस किस्से के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अगर किसी वॉरियर को समझना है, सही में समझना है, तो पहले उसके टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है। 17वीं सदी का इंडिया पूरी तरह से पॉलिटिकल टेंशन और लड़ाइयों से भरा हुआ था। एक तरफ मुगल साम्राज्य था, औरंगजेब जैसे शासकों के अंडर अपनी ताकत के पीक पर था और लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था। तो वही दूसरी तरफ दक्कन की सल्तनतें थी, जैसे बीजापुर की आदिल शाही और गोलकोंडा की कुतुब शाही, जो भले ही अपना जो गोल्डन पीरियड होता है वो पार कर चुकी थी, लेकिन अभी भी काफी पावरफुल थी और अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। ये वो दौर था जब लड़ाइयाँ लिटरली हर रोज होती थी। जैसे अभी हमने लड़ाइयों का माहौल देखा है, वैसा माहौल उस समय हर रोज होता था। गांव जला दिए जाते थे, लोग हर वक्त डर के साए में रहते थे, क्योंकि मुगलों की सेना किसी भी वक्त गांव में घुसती थी, मासूम लोगों को मारती थी और महिलाओं को उठाकर ले जाती थी। ऐसे डरावने टाइम में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे विजनरी लीडर सामने आए। उनका स्वराज्य वाला सपना बस एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, वो लोगों की लाइफ को बदलने का, उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा करने की एक कोशिश थी। ये कोई ऐसा किंगडम नहीं था जो सिर्फ लैंड या पावर के लिए बना हो। ये स्वराज्य था जिसमें आम आदमी भी इज्जत से जी सके, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने कल्चर पर प्राउड फील कर सके, और सबसे जरूरी बात, बाहरी ताकत से आजाद हो जाए।
आज के समय का हमारे देश का बेनिफिट ये है कि हमारा दुश्मन इतना पावरफुल नहीं है, ना उसके पास रिसोर्सेस है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने दिक्कत बहुत बड़ी थी। उनके सामने जो दुश्मन थे वो रिसोर्सेस में बहुत आगे थे। उनके पास बड़ी आर्मीज थी, ज़्यादा पैसा था, एडवांस वेपन्स थे और लड़ाई का सेंचुरीज साल पुराना बड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब उनके साथ सीधी लड़ाई में जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो थे। लेकिन यही वो पॉइंट था जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी एक हटके अलग जीनियस स्ट्रेटेजिक खोज निकाली। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय के ट्रेडिशनल वॉर रूल्स को तोड़ दिया। उन्होंने ऐसा सोचने से ही इनकार कर दिया कि लड़ाई सिर्फ मैदान में आमने सामने होनी चाहिए। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर तकनीक को खोजा, जिसे मराठी में गनीमी कावा कहते हैं। ये ऐसा तरीका था जिसमें कम आदमी, कम हथियार और कम खर्चे में भी दुश्मन को हराया जा सकता था। क्योंकि हर बार युद्ध में लाखों लोग मरे, लाखों घर बर्बाद हो, लाखों महिलाएं विधवा हो, ये जरूरी नहीं होता। और गुरिल्ला वॉरफेयर हर कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए आपके पास हजारों की सेना नहीं चाहिए होती है। उसके लिए आपके पास आपका स्पाई नेटवर्क स्ट्रांग चाहिए और जिस जगह पर आप युद्ध कर रहे हैं उस जगह की सारी जानकारी आपको चाहिए। तो महाराज ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यूज करते थे, इस स्ट्रेटेजी के 3 सीक्रेट्स थे। पहला सीक्रेट थी वो जगह जहां से उन्होंने अपना पूरा गेम चलाया था, और वो थे सह्याद्री के पहाड़। मतलब इतने स्टीप क्लिप्स, डेंस जंगल और पतली पतली घाटियां जहां बड़ी बड़ी कन्वेंशनल आर्मीज भी घुसने से पहले ही डर जाए, 10 बार सोचे। और वहां का चप्पा चप्पा महाराज को और उनके हर एक मावले को पता था। उनका दूसरा सीक्रेट था उनके किले, जो उन्होंने सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि उनका हर किला स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पर था जहां से मूवमेंट, सप्लाई चेन और एनिमी ट्रैकिंग आसान हो सके। जैसे आज के टाइम में आर्मी बेस कैंप्स होते हैं, वैसा ही उनका सिस्टम था, लेकिन बिना मोबाइल फोन्स, जीपीएस या इंटरनेट के। उन्होंने जो फोर्ट्स बनाए थे वो पूरी तरह से उस टेरेन के हिसाब से बनाए थे। जैसे राजगढ़ इतना ऊपर था कि उस किले तक किसी की नजर में आए बिना चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और ऐसे करीब उनके पास 300 से ज्यादा किले थे, जो या तो उन्होंने कब्जा किए थे और बाद में उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था, या फिर उन्होंने खुद बनवाए थे। हर एक फोर्ट ऐसा बनाया गया था कि लंबे टाइम तक उसकी घेराबंदी भी अगर होती है तो अंदर से वहां पर सब कुछ मैनेज हो जाता था, खाना पीना सब कुछ। सीक्रेट टनल्स और एस्केप रूट्स ये तो उनके लगभग हर किले में मौजूद थे। उनका तीसरा सीक्रेट था उनका स्पाई नेटवर्क। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सबसे पावरफुल और साइलेंट वेपन था उनका स्पाई नेटवर्क, जिसकी कमान संभालते थे बहिर्जी नाइक। जो काम आज हमारे देश के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ करती है, वैसे ही महाराज का भी अपना एक स्पाई नेटवर्क था। ये जासूस हमेशा भेष बदल कर रहते थे, कभी साधु बन जाते, कभी व्यापारी, तो कभी कारीगर या कभी मजदूर, और फिर आराम से दुश्मन के इलाके में घुसकर सब कुछ पता करते थे। ठीक वैसे ही जैसे अजीत डोवाल जी ने किसी समय में पाकिस्तान में रहकर किया था। और बहिर्जी नाइक सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय नहीं थे, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज के समय में भी उन्होंने उनकी बहुत मदद की। बहिर्जी नाइक कोई आम जासूस नहीं थे, वो एक पूरे नेटवर्क को संभालते थे जो उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस था। महाराज की स्ट्रेटेजी का पहला सबसे बड़ा शिकार बना अफजल खान। बात है 1659 की। अब अफजल खान आदिल शाही सल्तनत का एक पावरफुल और घमंडी जनरल था। वो पूरी ताकत और एक बड़ी आर्मी लेकर दक्खन की तरफ निकला था। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक झटके में खत्म कर देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने वाला कोई एक आम राजा नहीं है, बल्कि वो पूरी प्लानिंग के साथ एक अलग ही गेम खेल रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले ऐसा दिखाया जैसे कि वो डर गए हो, पीछे हट गए हो, लेकिन असल में वो अफजल खान को जंगलों और घाटियों में आने के लिए मजबूर कर रहे थे, जहाँ की जियोग्राफी महाराज को और उनके मामले को अच्छे से पता थी और जिसके बारे में अफजल खान बिल्कुल अनजान था। और उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। इसके पहले कि अफजल खान उनके किसी किले पर अटैक करे, उन्होंने उसे खत लिखकर ये कहा कि मैं तुमसे डर गया हूँ और मैं तुमसे पर्सनली मिलकर बात करना चाहता हूँ। अब इससे उसका ओवर कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ और वो गलती पर गलती करता गया। अब महाराज ने उससे मिलने के लिए तो कहा, लेकिन वो मिलने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो बहाना बनाने लगे कि मैं बीमार हूँ, मैं डर गया हूँ, और ऐसा करते करते उन्होंने कई दिनों तक उसको रोक कर रखा।
और फिर असली सीन आया उस फेमस मीटिंग का जो प्रतापगढ़ किले के नीचे हुई थी। बाहर से सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे दोनों राजा टर्म्स पर बात करने वाले हैं, एक फॉर्मल मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल तैयार ही थे क्योंकि उन्हें अफजल खान की फितरत पता थी, इसलिए उन्होंने उनके कपड़ों के अंदर वाघनख छिपाए थे और एक छोटी कटार भी। लेकिन उन्होंने पहले जो माइंड गेम खेला था उसकी वजह से अफजल खान बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया था, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के इरादे से ही आया था। वो बस महाराज को पकड़कर उन्हें मसल कर मारने की कोशिश करने वाला था। और जब उसने वैसा किया, सबसे पहले दगाबाजी की, महाराज ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उसके पेट पर अटैक कर दिया और उसका खेल वही खत्म कर दिया। अब शायद अफजल खान उन्हें मसल कर इसीलिए मारना चाहता था ताकि वो बाद में लोगों को बता सके कि मैंने तो शिवाजी को मसल कर ही मार दिया, लेकिन महाराज ने वैसा नहीं किया। उन्होंने उसके सबसे कमज़ोर हिस्से पर यानी पेट पर वार किया। और फिर उसी वक्त बाहर जंगल में पहले से छिपे मावले एकदम से बाहर निकले और अफजल खान की पूरी फौज पर जोरदार हमला कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आदिल शाही आर्मी को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, और पूरी की पूरी फौज तबाह हो गई। ये जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये बाकी सल्तनतों को एक बड़ा साइकोलॉजिकल झटका था, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि अगर ये अफजल खान जैसे राक्षस को मार सकते हैं, मतलब ये कोई मामूली राजा तो बिल्कुल नहीं है। अब ये किस्सा है 1663 का, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक और धांसू गेम खेला था। इस बार निशाना था शाइस्ता खान, जो औरंगजेब का मामा था और एक तगड़ा मुगल जनरल भी था। शाइस्ता खान ने इतनी हिम्मत की कि उसने डायरेक्टली पुणे पर ही कब्जा कर लिया था, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन का घर लाल महल था। उसने उसी महल पर कब्जा किया और उसी जगह पर डेरा डाल दिया, और वो वहाँ पर कुछ 1-2 महीने नहीं था बल्कि पूरे 3 साल था। और ये भी गेम का एक हिस्सा था, क्योंकि अगर उसके वहाँ पर कब्जा करते ही तुरंत हमला किया जाता तो उसे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो शुरुआत के समय में पूरा अलर्ट था और वो वहाँ लाखों की सेना लेकर गया था और पूरे पुणे शहर की उसने घेराबंदी की थी। इसीलिए महाराज ने थोड़ा वक्त जाने दिया और शाइस्ता खान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने गिव अप कर दिया है, वो पुणे पर हमला नहीं करने वाले। और उन्होंने फिर हमला किया भी नहीं, उन्होंने अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाई। अप्रैल 1663 की एक रात थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने करीब 400 खास मामलों के साथ इतने सिक्योरिटी के बीच एकदम से मुगल कैंप में घुस गए। अब ये उन्होंने कैसे किया? एकदम फिल्मी स्टाइल में, शादी की बारात बनकर। मतलब अगर आप उनके बारे में पहले से कुछ नहीं जानते या उनके बारे में आज आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको ये झूठ ही लगेगा, बहुत फिल्मी लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये सच है। वो शादी की बारात बनाकर पुणे शहर में घुसे थे और फिर उस महल में महाराज का पूरा बचपन बीता था, लाल महल में, तो वो उस महल का चप्पा चप्पा जानते थे। उन्होंने सब कुछ इतना साइलेंटली और स्मार्टली किया कि जल्दी किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो 3 सालों के बाद ऐसा कुछ करेंगे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही महाराज शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंचे, उन्होंने उस पर सीधा अटैक कर दिया। शाइस्ता खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन महाराज ने एक तलवार घुमाई और उस दौरान शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई। उसका बेटा और कई नौकर इस लड़ाई में उस दिन मारे गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावले बिना कोई लॉस लिए वहां से एकदम स्पीड से निकल भी गए। पूरे मुगल कैंप में अफरा तफरी मच गई, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, और पीछे रह गई सिर्फ बेइज्जती, डर और कंफ्यूजन। अब राजा ही वहां से भाग गया तो सैनिक क्यों लड़ेंगे? और फिर सुबह होते होते पूरा महल खाली हो गया। इस अटैक ने पूरे मुगल एम्पायर को हिला दिया था। लोग तो ऐसे बात करने लगे थे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कोई जादू हो। ये इतना बोल्ड और डेंजरस मिशन था। सच कहा जाए तो ये सब उनकी प्लानिंग, करेज और गनीमी कावा वाली सोच का कमाल था। अब उन्होंने शाइस्ता खान पर जो हमला किया था, वैसे मिशन की प्लानिंग करते वक्त दुश्मन की एग्जैक्ट और सही जानकारी चाहिए होती है कि दुश्मन कहाँ है, उसकी सिक्योरिटी कैसी है और उसकी कमजोरी क्या है, और ये सब इन्फो उनके जासूस उन्हें पहले से ही देते थे, जिसकी वजह से ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के साथ जो किया, उससे बीजापुर के पूरे सिस्टम में डर बैठ गया था। और फिर शाइस्ता खान वाली सर्जिकल स्ट्राइक ने तो मुगल एम्पायर के घमंड पर एक जोरदार अटैक ही किया था।
उनका स्पाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि कब कौन सी इंफॉर्मेशन महाराज तक पहुंच गई और कब उनके खिलाफ प्लान रेडी हो गया। और यही रीजन था कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा अपने दुश्मन के एक कदम आगे रहते थे। मतलब कौन सी फौज कहाँ जा रही है, उनकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, उनका अगला मिशन क्या हो सकता है, ये उन्हें सब पता चल जाता था। और इसी का एग्जाम्पल है बैटल ऑफ उम्बरखिंड, जहां बहिर्जी नाइक ने इतनी एक्यूरेट जानकारी दी थी कि महाराज ने करतलब खान की फौज को जंगल में घुसकर पूरी तरह से घेर लिया और फिर बुरी तरह से हरा दिया था। और फिर वो लेजेंडरी आगरा वाला एस्केप तो मतलब सभी को पता है, पूरे देश को पता है, जब औरंगजेब ने महाराज को कैद कर लिया था। और उस टाइम भी इंटेल नेटवर्क ने उस समय बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हर छोटी बड़ी जानकारी ने उस एस्केप को पॉसिबल बनाया था। मतलब औरंगजेब के आगरा के महल से वो किसी को कानों कान खबर हुए बिना ही फरार हुए थे, क्योंकि उनके अपने लोग भी उनके आगरा में पहुंचने से पहले ही मुगलों की सेना में शामिल थे। वैसे महाराज के इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़े, उनके गनिमी कावा स्ट्रेटेजी से जुड़े से कई सारे किस्से हैं जिनको इस वीडियो में इंक्लूड किया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इस आगरा वाले किस्से को डिटेल में जानना चाहते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बात सिर्फ लड़ाई की नहीं थी, डिप्लोमेसी में भी महाराज बहुत शार्प थे। उन्हें पता था कि हर बार लड़ना सॉल्यूशन नहीं होता, कई बार समझौता करके टाइम खरीदना या दुश्मन को कमजोर करना भी एक तरीका होता है। जैसे 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह के साथ उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर की थी। बाद में उन्होंने वो सारे किले भी वापस ले लिए थे जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में उन्हें देने पड़े थे। उन्होंने ब्रिटिश और पुर्तगीज जैसे फॉरेन पावर से भी जब जरूरत पड़ी तब उनसे भी अलायंस किया, कभी हथियार खरीदने के लिए, कभी कॉमन एनिमीज को हैंडल करने के लिए। मतलब उनकी डिप्लोमेसी हमेशा प्रैक्टिकल रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विक्ट्रीज थी, जो उन्होंने जीत हासिल की थी कई सारी लड़ाइयों में, कई सारे दुश्मनों के खिलाफ, वो सिर्फ उनकी ब्रिलियंट स्ट्रेटेजीज की वजह से नहीं थी, बल्कि असली रीजन था उनका जबरदस्त लीडरशिप और वो भरोसा जो उन्होंने अपने लोगों में जगाया था, खासकर अपने मावलों में। वो सिर्फ राजा नहीं थे, एक लीडर भी थे जो हमेशा सबसे आगे खड़े रहते थे। उनकी आर्मी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थी, प्रॉपर हायरार्की थी उसमें, नीचे से लेकर ऊपर तक, हवालदार से लेकर सेनापति तक सबका रोल क्लियर था। उनका गवर्नेंस सिस्टम भी बहुत स्मार्ट था, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहते थे, यानी 8 मंत्रियों की टीम। ये टीम राज्य की डिफेंस, सिक्योरिटी और बाकी का कामकाज देखती थी। अब अगर उनकी लीडरशिप की लॉयल्टी की डेप्थ देखनी है तो हमें 2 नामों का जिक्र जरूर करना होगा। 1660 में पन्हाला से विशालगढ़ जाते वक्त बाजी प्रभु देशपांडे जी ने सिर्फ 300 मराठों के साथ 10,000 आदिलशाही सैनिकों को घंटों तक रोक कर रखा था, ताकि उस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज अपने किले पर सुरक्षित पहुंच जाए। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे थे। तानाजी मालुसरे जी ने 1670 में कोंढाना की लड़ाई में सीधे पहाड़ चढ़कर दुश्मन पर हमला किया था। उन्होंने उदयबान राठौड़ से जबरदस्त फाइट की थी और अपनी जान दी थी, लेकिन किला जीत लिया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को एक खबर मिली तो उन्होंने दुख में कहा था कि गढ़ आलापन सिंह गेला, यानी किला तो मिल गया लेकिन मेरा शेर चला गया। इन 2 योद्धाओं ने जो सैक्रिफाइस किया था वो जबरदस्ती नहीं किया था, ये उस इंस्पिरेशन की ताकत थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लोगों में जगाई थी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में उनकी जो टेक्निक्स थी, टैक्टिक्स थी, उससे हमारी आज की आर्मी ने भी कई बार इंस्पिरेशन ली है। 1999 की कारगिल वॉर को ही देख लो। हमारे इंडियन सोल्जर्स ने कैसे खतरनाक और स्टीप पहाड़ियों पर चढ़कर पाकिस्तानी कब्जे वाली पोस्ट्स को वापस लिया था। वो जो फियरलेस और हाई रिस्क वाला माइंडसेट था वो काफी हद तक वही था जैसा महाराज के मावलों में होता था। फिर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भी कुछ वैसी ही थी जैसा शाहिस्ते खान पर महाराज ने हमला किया था। हमारे कमांडोज के पास एग्जैक्ट इंटेल था, यानी साफ पता था उनको कि दुश्मन किस जगह पर मौजूद है। फिर आया सरप्राइज और स्पीड का गेम। रात के अंधेरे में चुपचाप अंदर घुसना, तेजी से मिशन को पूरा करना और फिर सेफली वापस आना, ये सब कुछ वैसे ही था जैसे महाराज की टेक्निक्स होती थी। और यही वजह है कि मुझे लगा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच और उनकी फाइटिंग स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो स्ट्रेटेजीज हमारी इंडियन आर्मी यूज कर रही है वो कहीं ना कहीं उसी लीगेसी का हिस्सा है। उनकी ही स्ट्रेटेजीज से इंस्पायर है या फिर होनी चाहिए। तो चलिए इस लीगेसी को आप और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर
शेयर करके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का विजन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।